Hello everyone, welcome in geography class. Today we are going to learn the new chapter of the geography and the chapter number 4 exogenetic processes part 2nd. Then now listen carefully. Exogenetic processes. We have learned in the previous lesson that the earth surface veers away because of erosion. तो हमने प्रीवियस हमारा जो लेसन था उसमें ये पढ़ा था कि हमारी अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस का ऊपर का जो पार्ट है वो इरोजन की वजह से निकलता जाता है, अलग होता जाता है. द इरोडेड मटेरियल गेट कैरिड, द इरोडेड मटेरियल गेट कैरिड अवे बाय एजेंट्स. तो ये जो इरोडेड मटेरियल होता है मतलब जो भी कुछ निकला हुआ जो भी स्टोन्स है या जो रॉक्स है, रॉक्स के जो लेयर्स है उनसे निकला हुआ जो भी पार्ट है यानी वो जो मटेरियल है वो कुछ एजेंट्स द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाया जाता है. When the speed of the agent reduce, the material get deposited. और जब ये जो सारे एजेंट्स हैं उनका स्पीड जब कम होता है तो ये जो मटेरियल है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. द एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर. तो ये एजेंट्स कौन से हैं? तो रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स हैं, विंड, सी वेव्स एंड ग्राउंड वाटर डू द वर्क ऑफ इरोजन. तो इरोजन का वर्क करने वाले जो एजेंट है वो यहाँ पे सब बताए गए हैं. वो है रनिंग वाटर, that means river, we can say that. Then glacier. Do you know that what is mean by glaciers? Glaciers means the very big part of the ice, we can say that, which is on the mountain. तो माउंटेन से बहुत बड़ा आइस का जो पार्ट है वो जब खिसकते हुए नीचे आता है तो उसे हम ग्लेशियर वहाँ पे कहते हैं. विंड, देन सी वेव्स, ग्राउंड वाटर डू द वर्क ऑफ इरोजन. ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. तो इरोजन का वर्क करते हैं यानी श्रिंकिंग का वर्क वहाँ पे करते हैं. जो रॉक होते हैं वो श्रिंक होते हैं, टूटते जाते हैं, वो वर्क इन एजेंट्स की वजह से होता है. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी वहाँ पे होता है. दैट मीन्स द मटेरियल विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो मटेरियल लेकर जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होता है. और डिपोजिशन, एक जगह पे इकट्ठा करना, ये वर्क ये एजेंट करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस एजेंट द अर्थ सरफेस कीप ऑन अंडरग्रोइंग चेंजेस एंड न्यू लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म. तो इन एजेंट्स के ये सारे वर्क की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर बहुत से सारे लैंडफॉर्म वहाँ पे फॉर्म होते हैं. Then we will study some of these landforms in this lesson. तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसी तरह के जो लैंडफॉर्म वहाँ पे बनते हैं इन एजेंट्स के वर्क की वजह से, तो जिनके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं. वर्क ऑफ द रिवर्स एंड लैंडफॉर्म्स. तो रिवर का जो वर्क है, रिवर ये एक एजेंट है इरोजन का, है ना. तो उसका वर्क और उससे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं. देन यहाँ पे देखते हैं, कैन यू टेल how will you differentiate between rill, gully, stream and rivers? Then rill, gully, stream and rivers. I have a picture about this rill, gully, stream and river. You will see this picture and try to say that what is the difference between rill, gully and stream. Then this picture is here. You can see here the rill part. Okay. Then this part is, that is gully and this is stream. तो यहाँ पे आपको क्या मतलब डिफरेंशिएट वहाँ पे दिखाई दे रहा है. अगर हम रील के बारे में देखें तो ये जो रील है, देखो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ये जो धाराएं आपको दिख रही हैं, ये धाराएं मतलब रील से, जिसे हम कहते हैं कह सकते हैं स्मॉल रिवर्स या कैनल टाइप इरोडेड पार्ट यहाँ पे दिख सकता है. उसके बाद ये गली वाला पार्ट है ना. तो इसने भी रॉक का ये वाला पार्ट इस तरह से मतलब यहाँ पे इसका इरोजन किया है. देन ये है स्ट्रीम, है ना. तो एक स्मॉल रिवर टाइप यहाँ पे हमें ये स्ट्रीम दिख रही है. तो इनकी डिफरेंशिएट आप करने की कोशिश वहाँ पे कर सकते हो. देन ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, सॉरी व्हाट इज रिवर. तो रिवर क्या है ना. तो व्हाट इज मीन बाय रिवर, तो नीचे यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेन में बताया. देखो, रनिंग वाटर फ्लोज नेचुरली इन अ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी along the slope and makes its own way.
तो जो मतलब रेन वाटर वहाँ पे होता है या रनिंग वाटर जो है वो नेचुरली एक डायरेक्शन में वहाँ पे बहता है। किस डायरेक्शन में बहता है? तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, जिस तरफ ग्रेविटी होती है वहाँ पे, मतलब स्लोप की तरफ जो रनिंग वाटर है वो नेचुरली बहता जाता है। दिस इज कॉल्ड अ फ्लो ऑफ वाटर। तो इसी वाटर के बहने को क्या कहा जाता है? फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर की ये मूवमेंट मतलब ग्रेविटी के मतलब स्लोप की तरफ बहने वाली ये जो मूवमेंट है उसे फ्लो ऑफ वाटर कहा जाता है। When many such flows of water come together, a river is formed। तो ऐसे बहुत से सारे जो फ्लोज हैं वो एक जगह पे आते हैं तो रिवर फॉर्म होती है। तो व्हाट इज अ रिवर? तो इसे रिवर कहा जाता है। मतलब बहुत से सारे जो वाटर फ्लोज हैं वो एक जगह पे आते हैं और एक जगह पे आने के बाद जिस जगह पे आते हैं उसे वहां पे रिवर कहा जाता है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर the slope of land, the type of rocks, volume of water flowing in the river and the length of flow, volume of sediments in the river, etc. are the factor on which the erosional, transportational and depositional work of the rivers depend। तो रिवर्स का ये ट्रांसपोर्टेशन, इरोजनल और डिपोजिशनल जो वर्क है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है? द स्लोप ऑफ लैंड। तो लैंड का जो स्लोप है उसके ऊपर ये वर्क उसका डिपेंड रहता है। उसके बाद टाइप ऑफ रॉक, जिस रॉक से वो वाटर मतलब बह रहा है या रिवर बह रही है तो उस रॉक का टाइप क्या है। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, तो रिवर के अंदर कितना पानी वहां पे बह रहा है, कितना वॉल्यूम है वाटर का, वो भी डिपेंड करता है। द लेंथ ऑफ द फ्लो, तो फ्लोइंग की लेंथ कितनी है, कितनी लंबी वो रिवर है, तो ये भी रिवर के वर्क के ऊपर डिपेंड होता है। उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट्स इन द रिवर, तो रिवर के अंदर जो भी सारे सेडिमेंट्स का वैल्यूम है, मतलब जो भी बहकर लाया हुआ जो मटेरियल है ना, तो रिवर बहते हुए अपने साथ कुछ मटेरियल वहां पे लाती है, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, रेत होती है ना, कुछ मतलब ब्रांचेस होती है ट्रीज की गिरी हुई, तो ये सब मटेरियल उसे हम कह सकते हैं सेडिमेंट, या जो एल्यूवल है उसे भी हम सेडिमेंट वहां पे कह सकते हैं। एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स, तो ये सारे फैक्टर्स वहां पे होते हैं। इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क जो है रिवर का उसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं। देन इरोजनल वर्क ऑफ river, the rivers originate at a much higher altitude from the sea level। तो रिवर का ओरिजिन जो होता है वो सी लेवल के, मतलब सी लेवल का जो एल्टीट्यूड है उससे बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ होता है, मतलब सी लेवल से ऊपर की तरफ रिवर का ओरिजिन हमेशा रहता है। Here the river flows at the great speed and therefore its power to erode is great। और जहाँ पे ऊंचाई से रिवर बहकर नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ग्रेविटी वहाँ पे ज्यादा है, स्लोप वहाँ पे स्टीप है, तो जिसकी वजह से रिवर का जो वाटर है उसका फ्लो जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है, और जिसकी वजह से जो इरोजन वाली पावर होती है, श्रिंकिंग वाली पावर, तोड़ने वाली जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है रिवर की। द रिवर बेड एंड द रिवर बैंक गेट इरोडेड बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर। तो जो रिवर बेड है और रिवर बैंक है वो इस रिवर के फास्ट फ्लो की वजह से वहाँ पे इरोडेड होती है, श्रिंकिंग होती है, कम होती है। तो जिसमें बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर सैंड पार्टिकल्स एंड पेबल्स, तो सिर्फ वाटर ही नहीं तो उसके साथ साथ जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स मीन्स द स्मॉल स्टोन्स, वी कैन से दैट इन अ सर्कुलर शेप। तो सर्कुलर शेप में ऐसे छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं उसे हम पेबल वहाँ पे कहेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से रिवर बेड का इरोजन वहाँ पे होता है, या रिवर का जो बैंक है, रिवर की जो एज है वहाँ पे इरोजन होता है। एंड द वेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन रिवर, और जहाँ पे जो मेन रिवर होती है उसे ज्वाइन करने वाली अदर ट्रिब्यूटरीज होती है, तो उसकी वजह से भी ये इरोजन वहाँ पे होता है। ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गॉर्जेस, दैट मीन्स कैनियंस। तो कैनियंस का एक पिक्चर यहाँ पे दिया है, गॉर्जेस, जिसकी वजह से गॉर्जेस इस तरह का लैंडफॉर्म वहाँ पे बनता है, जिसे हम कैनियंस भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें कैनियन का एक पिक्चर वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना।
तो यहाँ पे एक माउंटेन या हिल टाइप आपको वहाँ पे दिख रहा है और यहाँ से वाटर बह रहा है, तो जिसे हम कहेंगे कैनियन। तो ये जो गॉर्जेस होते हैं ये भी इसी तरह के होते हैं। इसकी भी जो इमेज है मेरे पास है, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ गॉर्ज। नो, दिस इज अ रॉक, है ना। तो ये रॉक है और इस रॉक का ये पार्ट जो है वो रिवर की वजह से वहाँ पे इस तरह से इरोडेट हुआ है। तो ये जॉर्ज ये यहाँ पे बनता है, तो ये होता है गॉर्ज। ओके, देन नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर वी शेप वैली एंड वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल तो आपको पता है, मतलब ऊंचाई से वहाँ पे नीचे पानी गिर रहा है, तो इस तरह का वाटरफॉल। और वी शेप वैली, वी शेप वैली का भी पिक्चर हमारे पास यहाँ पे है। देखो ये वी शेप वैली आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे इस तरह से कुछ जो हिल्स है वो दिख रहे हैं और ऊपर जाती हुई इस तरह की कुछ हिल्स वहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें जो वी है इस तरह की ये एक फिगर यहाँ पे बनी हुई है, उसे वी शेप वैली वहाँ पे कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन and deposition by rivers. River flow down the slope from hilly region. तो hilly region से ये जो river है वो नीचे की तरफ बहती है। At the foothill, the change in the slope cause deposition of course sediments. तो जो फुटिल वाला पार्ट होता है, मतलब हिल के नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे स्लोप चेंज होता है, मतलब जो स्टीप स्लोप होता है वो कम होके जेंटल स्लोप वहाँ पे होता है, और जिसकी वजह से रिवर की फ्लोइंग वहाँ पे फ्लोइंग वाला स्पीड जो है वो वहाँ पे कम हो जाता है और डिपोजिशनल वर्क वहाँ पे होता है, मतलब जो सेडिमेंट है वो एक जगह पे वहाँ पे इकट्ठा होता है। एज दीज आर डिपोजिटेड इन अ ट्रायंगुलर शेप। और ये जो मतलब डिपोजिशन वाला वर्क है, मतलब जो सेडिमेंट है वो एक ट्रायंगुलर शेप में वहाँ पे इकट्ठा होता है। दे फॉर्म अ एलुवियल प्लान। तो ये कुछ एलुवियल फैन को वहाँ पे बनाता है। तो एलुवियल फैन मीन्स जो रिवर ने बहकर लाया हुआ सेडिमेंट है ना, तो जिसमें ये एलुवियल वहाँ पे होता है। तो एलुवियल मीन्स जिसे हम कह सकते हैं गाढ़, है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा एरिया वहाँ पे बनता है, तो ये एलुवियल पैन वहाँ पे बनता है। देन एज अ स्टीपनेस of the slope decreases and transporting capacity of the river reduce, it start flowing slowly. तो जिस तरह से ये जो रिवर फ्लो का स्टीपनेस वहाँ पे कम होता है और स्लोप वहाँ पे डिक्रीज होता जाता है, स्लोप वहाँ पे कम होते जाता है, तो ट्रांसपोर्टिंग की जो कैपेसिटी है रिवर की वो भी कम होती जाती है। मतलब जो सेडिमेंट है या जो भी एलुवियल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने वाला जो वर्क है वो थोड़ा कम वहाँ पे होता है और फ्लो होता है। इट बेंट, दैट मीन्स मिंडर ऑफन इन इट वे इन द एफोर्ट टू क्रॉस इवन स्मॉल ऑब्स्टेकल्स। तो रिवर जब बहती है तो वो सीधे सीधे वहाँ पे नहीं बहती, मतलब जो रिवर वाटर है वो जब बहता है ग्रेविटी की वजह से स्लोप की तरफ से नीचे अपना रास्ता जब बनाता है तो बहुत से सारे ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे आते हैं, मतलब ऊंचाई वाली चीजें या कुछ रॉक्स वगैरह वहाँ पे आते होंगे, तो जिसकी वजह से रिवर अपना जो पाथ है, अपना जो फ्लो है वो चेंज करती है, जिसकी वजह से कुछ कर्व्स वहाँ पे बनते हैं रिवर के पाथ के। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर बताई गई है मिंडरिंग ऑफ रिवर। तो इस तरह के कर्व ये रिवर के वहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना बड़ा ऐसा कर्व यहाँ पे बन रहा है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इतना बड़ा इस तरह का जो कर्व है, इतना बड़ा इस तरह का जो बेंड है वो कभी कभी यहाँ पे बहुत ही कम ऐसी जगह आपको दिख रही है ना, मिंडरिंग वाली यानी बेंड वाली बहुत ही कम ऐसी जगह यहाँ पे दिख रही है। तो वाटर यहाँ से बहते हुए सीधे यहाँ से ऐसा राउंड ना लेते हुए या सर्कुलर शेप ना लेते हुए डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है और ये पार्ट अलग हो जाता है, तो एक लेक यहाँ पे बन जाती है और ये रिवर यहाँ से बहकर सीधे निकल जाती है। तो ये जो लेक होती है तो ये करीबन जिस तरह से मतलब सेमी सर्कुलर लेक वहाँ पे बन जाती है, देन तो उसे मिंडरिंग वहाँ पे कहा जाता है। The next part is there. By the time of the river reaches the sea, its river beds become very wide and its speed become very slow. तो जब ये रिवर बहते हुए किसी सी को जहाँ पे आकर मिलती है
तो ये जो रिवर बेल वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड वहाँ पे हो जाता है और जो रिवर की स्पीड है वो बहुत ही स्लो वहाँ पे हो जाती है. The sediment of the river get deposited in its bed and on its bank. तो रिवर अपने साथ जो भी सारा सेडिमेंट बहकर लाती है वो सेडिमेंट रिवर के उस माउथ की तरफ या रिवर का जो एज होता है बैंक उस तरफ इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिटेड हो जाता है. द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स आर द लेंथ ऑफ द रिवर. तो रिवर की जो लेंथ होती है उसके ऊपर डिटरमाइन करता है ये डिपोजिशन सेडिमेंट का डिपोजिशन. देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो कितना वाटर मतलब उस रिवर के अंदर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट कितना बहकर आया हुआ है, एंड द स्लोप ऑफ द रिवर, रिवर का स्लोप किस तरह का था, एंड द अर्थ सरफेस और अर्थ सरफेस. ये सारी चीजें वहाँ पे जरूरी होती है जो भी सेडिमेंट है उसके डिपोजिशन के लिए. Thus, landforms like flood levee, flood plain, and deltas are formed because of deposition of the sediments. तो इस सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स वहाँ पे बनते हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं. तो ये है फ्लड लेवी, उसके बाद फ्लड प्लेन और डेल्टा, जो फिगर 4.1 में यहाँ पे हमें दिख रहे हैं. देखो ये फिगर 4.1 फ्लड लेवी एंड फ्लड प्लेन वाली हमें दिख रहा है. तो ये रिवर है और रिवर का ये बैंक वाला एरिया हमें यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे हमें ये फ्लड प्लेन वाला एरिया दोनों साइड में दिख रहा है. तो ये रिवर के बहकर आए हुए सेडिमेंट के डिपोजिशनल वर्क की वजह से ये फ्लड प्लेन वहाँ पे बनता है. और ये रिवर का एज वाला पार्ट यानी रिवर का बैंक वाला पार्ट, यहाँ पे आपको कुछ सेडिमेंट इकट्ठा हुआ दिख रहा है. तो ये है फ्लड लेवी, दोनों तरफ ये फ्लड लेवी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, आई होप दैट it is a very helpful video to understand this part of the chapter. Now we will see the next part in the next lecture. Then till stay home, stay safe. Bye.